Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 4 औद्योगिकरण का युग। मैंने इसमें 2 वीडियो बना दिए, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो एडवांस के सिस्टम के कारण आए बदलाव, मतलब एडवांस सिस्टम के कारण जो क्या क्या बदलाव आएगा। तो एडवांस सिस्टम के कारण कई बुनकर कर्ज के जाल में फंस गए और कर्नाटक और बंगाल के कई स्थानों पर तो बुनकर अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए ताकि अपना करघा लगा सके। कई बुनकरों ने एडवांस लेने से मना कर दिया और अपनी दुकान बंद कर दी और खेती करने लगे। मतलब एडवांस पैसा लेते थे वो लोग, और उनका मान लीजिए जब काम नहीं चलता था तो वो चुका नहीं पाते थे, जिस कारण उनको क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा ही कर्जा हो जाता था, जिस कारण उनको अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाना पड़ता था, वहां पे जाना पड़ता था। कई तो इतने हो गए कि उनको पता ये बुनकर का काम छोड़कर कृषि करना पड़ा था। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप क्या क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। 1811 से 12 में भारत से होने वाले निर्यात में सूती कपड़े की हिस्सेदारी मात्र कितना लगी थी, मात्र 33% थी। और जो 1850-51 आते आते मात्र 3% रह गई। मतलब देखिए 33% से कितना हो गई, 3% रह गई। कब? 1850 से 51 के बीच आते आते कितने रह गई थी, मात्र 3% रह गई। मतलब आयात जो था वो बहुत ही गिर गया था। कब? मतलब मैनचेस्टर में जब औद्योगिक क्रांति आ गई थी उसके कारण। आगे चलते हम ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं ही बिके। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब बाहर से कोई भी चीजें जब आएंगी वहां पे तो इंपोर्ट ड्यूटी लग के वो महंगी हो जाएगी। तो महंगी हो जाएगी तो वहां के लोग बाहर की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे और यहाँ की लोकल वस्तुएं खरीदेंगे जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी होगी। तो क्या हो जाती है, महंगी हो जाएगी, जिससे ये कम खरीदा जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वो ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। और ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको भी दबाव डाला गया कि जो ब्रिटेन में बनी चीजें हैं उनको वो कहां बेचे, भारत में बेचे। आगे चलते हैं। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात ना के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% हिस्सा सूती कपड़े का था और 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई, 70% हो गई। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो भारत में हाथ से बनी सूती कपड़ों की तुलना में मैनचेस्टर की मशीन से बने हुए कपड़े अधिक सस्ते थे, इसलिए बुनकरों का मार्केट शेयर गिर गया और 1850 के दशक आते आते भारत के सूती कपड़े के अधिकांश केंद्रों में भारी गिरावट आ गई। मतलब भारत के जो सूती कपड़े बने होते थे वो हाथ से बने होते थे, जबकि ब्रिटेन के जो सूती कपड़े बने होते थे वो मशीनों के द्वारा बने होते थे और वो काफी सस्ते भी हुआ करते थे। जिस तरह 1850 आते आते तक ना उनमें भारी गिरावट देखी गई थी। आगे चलते हैं। 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध हो चुका था, इसलिए वहां से ब्रिटेन की मिलने वाली कपास की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुंह करना पड़ा। अब भारत से कपास ब्रिटेन को निर्यात होने लगा और इससे भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी होगी। अब क्या हो गया, 1860 के दशक में ना संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, जिससे अब ब्रिटेन को जो सप्लाई मिलता था कपास का वो अब मिलना बंद हो गया। इसके कारण वो लोग क्या किया, वो भारत की ओर रुक किया। अब भारत की ओर रुक किया तो भारत से वो लोग कपास क्या किया, अपने यहाँ मंगवाने लगे। जब अपने यहाँ मंगवाने लगे तो भारतीय बुनकरों को कच्चे कपास की कमी होने लगी। तो ये आपका था। आगे चलते हैं। 19वीं सदी के अंत तक भारत में भी सूती कपड़े के कारखाने खुलने लगा और भारत के पारंपरिक सूती
कपड़ा उद्योग के लिए किसी आघात से कम नहीं था। अब 19वीं सदी के अंत आते आते तक भारत में भी सूती कपड़ा का कारखाना खुलने लगा। अब ये क्या होगा, ये भारतीय बुनकरों को किसी आघात से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब आपका कारखाना खुल जाएगा तो यहाँ पे भी वही चीजें सस्ती कीमत पे मिलने लगेगी सामान, तो ये भारतीय बुनकरों के लिए एक आघात से कम नहीं था। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखें कारखानों की शुरुआत। तो 1854 में बंबई में पहली जूट मिल की स्थापना हुई। 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल की बनी। 1862 तक 4 कपास मिलें आ गई और 1862 में एक और जूट मिल आई। इसके बाद देखते हैं 1860 के दशक में कानपुर में एलिगन मिल शुरू की गई थी और 1861 में अहमदाबाद की पहली कपास मिल स्थापित की गई थी और 1874 में मद्रास की पहली कटाई और बुनाई मिल ने उत्पादन शुरू किया था। तो पहली मिल जो आपका सूती मिल जो आई थी वो कब थी, 1854 में। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब प्रारंभिक उद्यम के बारे में बात करें तो बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन व्यापार में अपना भाग्य बनाया। बंबई में दीनसौ पेटी और जमशेदजी नरस्वान जी टाटा जैसे पार्टियों ने भारत में औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण किया। उसके बाद औपनिवेशिक सत्ता में आने के बाद भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया। किसके साथ व्यापार करने से रोक दिया गया था, आपका यूरोप के साथ व्यापार करने से रोक दिया गया। अब बात आती है कि मजदूर कहां से आए, तो अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में आसपास के जिलों से श्रमिक आए। नए रंग रूटों को पाने के लिए उद्योगपति आमतौर पर एक नौकर पेशी को नियुक्त करते थे और उसने अपने गांव के लोगों को लाया, उन्हें नौकरी दी, उन्हें शहर में बसने में मदद की। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आगे चलते हम लोग। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक विकास की विशेषता। तो यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों ने चाय और कॉफी के बगानों की स्थापना की और औपनिवेशिक सरकार से सस्ते दरों पर भूमि का अधिग्रहण किया था। क्या कहता है, सस्ते दरों पर भूमि का अधिग्रहण किया था। 20वीं सदी के पहले दशक तक स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन ने क्या किया था, विदेशी का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का, और भारतीय वस्तुओं को अपनाया, तो भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया। इसके अलावा 1906 से चीन को भारतीय सूत के निर्यात में गिरावट आई, क्योंकि चीनी और जापानी मिलों के उत्पादन में चीनी बाजार में बाढ़ आई। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध उत्पादन में व्यस्त ब्रिटिश मिलों भारत में मैनचेस्टर के आयात में भी गिरावट आई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सबका ध्यान युद्ध की ओर था और सैनिकों के बारे में ध्यान था, वो अब कपड़ा मिल पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो आगे चलते हैं हम लोग। युद्ध के बाद मैनचेस्टर कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पुरानी स्थिति को दोबारा हासिल नहीं कर सका। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लघु उद्योगों का वर्चस्व देखेंगे। तो बड़े उद्योगों ने अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा खंड बनाया और उनमें से अधिकांश बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे। मतलब उन लोग जितने भी जो एक छोटा सा जो खंड बनाए थे वो कहां पे स्थित थे, आपका बंगाल और बॉम्बे में अधिकांश स्थित थे। आगे चलते 20वीं सदी हस्तशिल्प उत्पादन और हथकरघा का वास्तव में विस्तार हुआ। आगे चलते हैं 20वीं सदी के दूसरे दशक तक बुनकरों ने फ्लाइंग शटल के साथ करघे का इस्तेमाल किया। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, माल के लिए बाजार के बारे में बात करेंगे। तो नए उपभोक्ताओं का सृजन विज्ञापनों के माध्यम से होता था और विज्ञापन अखबारों, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, गली के दीवारों, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देते थे और विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का माध्यम भी बन गए। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।